इन्होंने शुरू किया है। मैंने इनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। इन्होंने आके बच्चे यार अपने बच्चे जाके देखो तो आपने किया क्या इस मुल्क के लिए। आप जाके बाहर दौरों पे जाके बदतमीजियां करते थे। आप तो मुंह नहीं लगाता। अब जरा उनकी बात सुने ना। एक तो आपने आप अपनी बारी पे बोल रहे अफनान साहब, अपनी बारी पे बोले जब वो बात करे। बॉल पिंक में खुशामदीद दोस्तों। शाजिदा जीशान ने भी अफनानुल्लाह को अपने शो में बुलाकर बहती गंगा में हाथ धो ही लिए। जी हाँ, बहती गंगा यानी अफनानुल्लाह की बदतमीज़ी और गालियों की गंगा। नाजरीन ज़रा इमेजिन करें, ज़रा एक मिनट के लिए आप ये ज़रा सोचें कि अफनानुल्लाह जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि अफनानुल्लाह की तरबियत में, उसकी परवरिश में मुशाहिदुल्लाह खान ने कितनी कोताही बरती है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करा रहे थे तो हमने इमरान खान को कहा कि तुम असेंबलियाँ तोड़ दो, इलेक्शन करा दो। हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा ही नहीं कराते। उस वक्त इन्होंने क्या फरमाया था, हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, आपको याद होगा। और उसके बाद जब उन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करा दिया और इनका इक़्तिदार चला गया तो अब इनकी चीखें हैं, वो चीखें निकल रही हैं रोज़ाना के हिसाब से कि मुझे वज़ीर आज़म बनने, मतलब इमरान खान का बचपन का यही शौक़ है कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, वज़ीर आज़म। ये कुछ तुक की बात है कि एक बंदे के दिमाग पे वज़ारत उज़्मा सवार है और वो कोई और बात ही नहीं करना चाहता। हमने जब अपोजिशन में थे हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की, हम हुकूमत में आए हमने चार्टर। अभी आप लोग अवाम में जाने से डर क्यों रहे हैं? मेरा बेसिक सवाल ये है कि अभी अवाम के पास जाने से डर क्यों रहे हैं? मैं आज मेरी गुजारिश सुन लें आप पहले। मैं आज फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दोबारा ऑफर करता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है। हमें भाषण देते हैं कि ये यूं करना चाहिए। ये डिफॉल्ट वाली कहानी किसने शुरू की थी? ये इमरान खान ने जाते जाते IMF प्रोग्राम को खराब किया। जाते जाते या कहते हैं मुल्क की जो इकोनॉमी उसके अंदर बारूदी सुरंगें डाली और उसके बाद जाके कह रहे हैं अगले दिन से कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। भाई 4.25 साल से तो तुम्हारी हुकूमत थी, उससे पहले कैसे मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा अगर तुमने बोले इतनी अच्छी इकोनॉमी छोड़ी थी मुल्क की? ये बताए ना, इसका जवाब दे। 4 साल इन्होंने मुल्क को लूटा, मुल्क की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद किया और उसके बाद जो है रोजाना के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करते फिरते कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। मतलब इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये बड़ा आसान होता है कि आप हुकूमत के ऊपर सारा मुद्दा घुमा फिरा के डाल दें। भाई हमने तो 50 दफ़ा कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, इकॉनमी पे भी और आगे जो सिविल मिलिट्री रिलेशन है उसके ऊपर भी, चार्टर डेमोक्रेसी के ऊपर भी। अफनानुल्लाह की गुफ्तगू के ऊपर कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है 4 साल के लिए। 4 साल में एक दौरा खान साहब ने अपने बच्चों को मिलने के लिए पाकिस्तान से लंदन तक नहीं चले गए क्योंकि वो सरकारी खर्चे पे नहीं जाना चाहते थे। सीरियसली दिस इज अ हाइट ऑफ डिस्ग्रेस। और ये शख्स कौन कह रहा है जिस पार्टी से थे ना कि हम मुझे बात करने मुझे बात अभी जरा बात करने दें। अफनानुल्लाह साहब उन्होंने आपकी बात बड़े इत्मीनान से सुनी, उनकी भी जरा सुन लें। ये लोग कौन कह रहे हैं जिनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप है वो छुट्टियां मनाने लंदन जाते हैं, वो बीमार हो जाए तो लंदन जाते हैं, वो तालीम हासिल करने जाए तो लंदन जाते हैं, वो जायदादें खरीदते हैं तो लंदन जाते हैं, वो शादियां करते हैं तो लंदन जाते हैं। और तो और मतलब इस मुल्क में इस वक्त बहरान हो, हमारा वजीर आजम सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से जो बैठा है वो एक हफ्ते की लंदन जाके बैठ जाता है। उस पॉलिटिकल पार्टी का जब ये कहेगा 3 दिन के लिए उसके बेटे अपने बाप की इयादत करने के लिए पाकिस्तान में आए और सिक्योरिटी की कोई एक गाड़ी उसके साथ इसको फोटो में नजर आ गई, यकीन जानिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं आई फील सो वजीर आज़म का प्रोटोकॉल था, वजीर आज़म का प्रोटोकॉल था। डिस्कस कर रहा हूं अफनान माजरत के साथ। प्लीज देखो जिस चीज अपने आप को देखो कि आपने किया क्या इस मुल्क के लिए। आप जाके बाहर दौरों पे जाके बदतमीजियां करते थे। आप तो मुंह नहीं लगाता। अब जरा उनकी बात सुन लेना। एक तो आपने आप अपनी बारी में बोले अफनान साहब, अपनी बारी में बोले, जब वो बात कर रहे थे आपको चुप रहना चाहिए और आपकी बात पे वो नहीं बोले। एक बात बताएं, जिस मुआशरे में हम जीते हैं ना, ये वजादार लोगों का मुआशरा, शर्म बेशर्म। अब मैं बात कर लूं अफनान साहब अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बात। शर्म बेशर्म तमीज से बात करना। अगर ये अब देखे ना, ये अगर इस तरह की बातें करेंगे, तमीज से बात करने कोई तरीका है? कहते हैं आपकी तरफ से भी कहानियां बताओ तो मैं यही कहूंगी कि ज़ातियात इन्होंने शुरू किया है। मैंने इनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। इन्होंने आके बच्चे यार अपने बच्चे जाके देखो। अपने बच्चों का नहीं पता कि वो क्या बात करने देना। अफनान साहब उनको बात करने दें। वक्त बिल्कुल थोड़ा रह गया, उनको बात करने दें। बात तो वो कर रहे हैं ना, आप उनको रोके ना। जब मैंने दोनों से कह दिया है होंगे तो फिर मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। अल्फाजों का चुनाव जो है ना वो तहजीब और तमीज के दायरे में रह के बात करें।
जी ऑन वैसे साहब, मुझे समझ लगती कि अफनान के साथ टॉक शो का मुझे पहले पता था तो मैं माजरत कर लेता, क्योंकि जिस किस्म की गुफ्तगू ये करते हैं कोई मौज़े बंदा इसके साथ गुफ्तगू कर नहीं सकता, वैसे आपस की बात है। बट समहाउ मैं अपना पॉइंट फिर दोबारा क्लियर करने की कोशिश देखिए इन्होंने क्या फजूल नहीं ये गलत बात है अफनान साहब, ये दिस इज रॉन्ग, मैंने दिस इज रॉन्ग। ये देखिए हम अपना प्लेटफॉर्म आप लोगों को इसलिए नहीं देते कि आप एक दूसरे के लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करें, ऐसे अल्फाज चुनाव करें और जो है ना वो जातियात पर उतरे। ये प्लेटफॉर्म इसलिए कर रहे हैं, प्लीज। ये इनके पास और कोई बात करने को है अफनान साहब प्लीज, इनके पास कोई और बात करने को है नहीं, तो ये सारी फजूल बातें कर रहे हैं। नहीं आपने इनको रोका है, मैंने दोनों को कहा, शायद आपने फिर मेरी बात नहीं सुनी है। आपने उनको प्लीज मैंने रोका है, मैंने दोनों को कहा है उनको आप प्लीज, लेकिन आप लोग सियासी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को चाहिए अखलाकियात और तहजीब का दामन ना छोड़ें, अल्फाजों का जो चुनाव है वो सोच समझ कर करें, किसी की जातियात पर ना उतरे, किसी के बच्चों को बीच में ना लेकर आए। तरबियत और मेरा ज़र्फ होता कि मैं उसको जवाब दे सकता, मेरी तरबियत नहीं है। नाज़रीन, जिन बातों को अफनानुल्लाह ज़ातियात कह रहा है कि हमारी ज़ातियात पर हमला है, दरअसल ओन अब्बास जो पीटीआई के रहनुमा हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये लोग जब इक़्तिदार में होते हैं तो सर दर्द की गोली लेने भी लंदन जाते हैं। अगर इनके ख़ानदान में कोई बच्चा पैदा हो तो उसकी खतना कराने भी लंदन जाते हैं। हर 15 दिन के बाद जब बालों में काला कोला लगाने का वक्त आता है तो उसके लिए भी ये लंदन के सैलून जाते हैं। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि इनके पास कितनी दौलत है, कितना पैसा है इनके पास, और ये सारा पैसा दौलत कहाँ से आया। दिन ब दिन इनकी मिलें बढ़ती जा रही हैं, कारोबार बढ़ते जा रहे हैं, सारे पाकिस्तान के ताजिरों को खसारा हो रहा है, मगर इनको खसारा ही नहीं होता। दरअसल ये वो माफिया है जो पाकिस्तान में सियासत के नाम पे कारोबार करता है और इस कारोबार में सबका हिस्सा है, FIA का, फलां का, ढिमके का, सबका हिस्सा इसमें होता है। तभी तो वो सबूत इमरान खान साहब 4 साल इनके पीछे लगे रहे, केस करके करप्शन की मनी ट्रेल के सबूत इकट्ठे नहीं कर पाए। जब ये लोग अरबों खरबों की खुर्द बुर्द करते हैं, जब भी नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार में आते हैं तो सबसे पहले ऐलान करते हैं कि मैं अब सड़कें बिछाऊंगा, अब मैं लैपटॉप बांटूंगा। तो क्या होता है, उन स्कीम्स के ज़रिए ये उन ठेकेदारों को जो मिसाल के तौर पर सड़क 1 करोड़ में बननी होती है, उसको ये खातों में दिखाते हैं कि ये सड़क 4 करोड़ की बनी है। फिर वो बैंकों में ट्रांजैक्शन की जाती है गोले गंडे वाले के नाम पे, फालूदे वाले के नाम पे। फिर वहाँ से ये दोबारा पैसे को बाहर निकलवाते हैं और यहाँ से फिर इनको बाहर ममालिक में, फ्रांस, लंदन, अमेरिका, यहाँ ले जाते हैं। वहाँ जाकर क्या करते हैं, अपने फ्लैट ख़रीद लेते हैं, अपने कारोबार करते हैं। अच्छा, ये सब जब ये लोग कर रहे होते हैं तो उसका सबूत भी तो कहीं ना कहीं, देखो जब भी कोई जुर्म करता है तो कहीं ना कहीं उसका सबूत छोड़ जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई जुर्म करे और उसका सबूत मिल ना पाए। तो ये कैसे लोग हैं जो 30-40 साल से ये मुल्क को लूट रहे हैं? आज तक इनका ISI, हमारी वो खुफिया एजेंसी जिससे सारी दुनिया परेशान है, वो इनके सबूत फराहम नहीं कर पाई अदालतों को। हमारी FIA वो बेबस हो गई, और जब अदालतों में केस किया जाता है नेब में तो इनके सबूत नहीं मिलते और ये अदालतों को क्या दिखाते हैं, ठेंगा। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने लंबे हाथ हैं नवाज़ शरीफ और जरदारी और इन तमाम सियासतदानों के।